हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हिंदी के भागों के बारे में। तो हिंदी जो प्रावधान है राजभाषा को 17 में, और अनुसूची 8 और अनुच्छेदों को देखा था 343 से लेकर 351 तक। आइए आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि राजभाषा आयोग से संबंधित जो 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद है उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो राजभाषा से अगर हमको भाग पूछता है तो हम बताते हैं हिंदी के प्रावधानों में भाग 17 है। अगर हमसे अनुसूची पूछता है तो अनुसूची हम बताते हैं कि अनुसूची 8 है। और अगर हमसे अनुच्छेद पूछता है अनुच्छेद, तो हम बताते हैं 343 से लेकर 351 तक। यहाँ तक के प्रावधानों में राजभाषा से संबंधित और हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 343 से 351 तक की चर्चा क्या है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि संघ की राजभाषा क्या है। हम जानते हैं भारत में संघ की राजभाषा निर्धारित की गई हिंदी, और विभिन्न राज्यों की अलग अलग राजभाषाओं को हमने निर्धारित किया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा को दर्जा मिला। 14 सितंबर 1949 किसको राजभाषा का दर्जा मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो जो संघ की राजभाषा है उसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43 में किया गया। अनुच्छेद 344 की अगर चर्चा करें, अनुच्छेद इतना ही लिख दे रहे हैं 344। अगर 344 की बात करें तो राजभाषा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 344 में है। हमने पिछले क्लास में देखा था राजभाषा को 1955 में बीजी खेर ने क्या किया था? बीजी खेर अपनी अध्यक्षता में इस राजभाषा आयोग की गठन करवाए थे, लेकिन आगे चल के यही आगे एक दूसरे गठन के रूप में जाना गया 1960 में। तब आगे चल के 1963 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो राजभाषा आयोग से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 344 में है। अनुच्छेद 345 की अगर चर्चा करें तो अनुच्छेद 345 क्या कहता है? राज्य की राजभाषा अथवा भाषा। राज्य की राजभाषा अथवा भाषा। तो राज्य की राजभाषा क्या होगी, राज्य की भाषा क्या होगी, इसके तौर पर हमने 345 में इसका प्रावधान किया। जैसे राज्य में शासकीय प्रावधान है, शासकीय कह लीजिए या फिर अर्धशासकीय, शासकीय या अर्धशासकीय तौर पर जो राज्य की भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी के तौर पर जानी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अनुच्छेद 345 में शासकीय कामों के लिए या अर्धशासकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा को निर्धारित किया गया, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजभाषाओं को मिला, और क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसी के अंदर शामिल किया गया। अनुच्छेद 346 की चर्चा करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य या और एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए प्रावधान। अब थोड़ा सा इसको समझिए कि एक राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है, और उसको दूसरे राज्य से संवाद करना है। मान लीजिए अपने पड़ोसी राज्यों से क्या करना है, उसको संवाद करना है। या एक राज्य है और उसे किससे संवाद करना है? संघ से, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार से संवाद कर रहा है किसी समझौते पर, किसी मामले पर। अगर वो बातचीत करना चाहता है तो किस भाषा में बातचीत करेगा? तो इसके लिए जो प्रावधान किया गया है राजभाषा का, यानी जो हमारी राजभाषा होगी उसी में राज्य और केंद्रों के बीच क्या होगा? विवादों का निराकरण किया जाएगा, या फिर विवादों पर विचार विमर्श किया जाएगा किसी भी मामले पे। आइए 346 की हो गई, 347
आर्टिकल 347 के अंदर क्या चीजें शामिल है इसको थोड़ा सा देखते हैं। किसी राज्य की जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अनुच्छेद 347 क्या कहता है। अनुच्छेद 347 कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के एक दूसरे द्वारा बोली जाने वाली भाषा, मतलब कोई राज्य है उसकी जनसंख्या में कई प्रकार की जनसंख्याएं होती हैं, जैसे आदिवासी अलग जनसंख्या, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करो आप, एमपी की बात कर लो तो उधर आदिवासी ग्रुप के लोग रहते हैं। अब उनके समूह की जो बोली जाने वाली भाषा है उससे संबंधित प्रावधान को किस में रखा गया है, आर्टिकल 347 में। और ये प्रावधान करता कौन है, राष्ट्रपति। ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति क्या करता है, इनके प्रावधान को करने का काम करता है। या कह सकते हैं राष्ट्रपति विशेष उपबंध की शक्तियां राजभाषा में किस में रखी गई हैं, तो आर्टिकल 347 में रखी। 348 की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 348 हाई कोर्ट एचसी और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा का प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 348 में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं तो या सहायक भाषा इंग्लिश के तौर पर बात करते हैं या हमारी राजभाषा हिंदी के तौर पर हम बातचीत करने का काम करते हैं। तो हाई कोर्ट की भाषा और सुप्रीम कोर्ट की भाषा का निर्धारण आर्टिकल 348 में किया जाता है। सॉरी, यहाँ एससी लिखना है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और इसे सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जानते हैं, न्यायालय। इनकी जो भाषाएं हैं वो किस में रखी गई हैं, इनके भाषाओं का निर्धारण आर्टिकल 348 में किया गया। आर्टिकल 349 क्या कहता है, नीचे दिखाई दे रहा है, आर्टिकल 349 दिखाई दे रहा है। आर्टिकल 349 के बारे में थोड़ा समझते हैं। भाषा से संबंधित कुछ नियम, भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 349 के अंदर भाषा से संबंधित नियम अधिनियम करने की प्रक्रिया है। आइए आगे और देखते हैं कि आर्टिकल 350 क्या कहता है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ऊपर। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा है। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग है, बीजी खेर के द्वारा हमने देखा 1955 में सर्वप्रथम प्रयास किया गया। और 1945 आर्टिकल 345 कहता है राज्य की राजभाषा अथवा भाषा होगी। आर्टिकल 346 कहता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो समझौता होगा उसका जो प्रावधान किया गया है राजभाषा जो होगी उसी में हम लोग क्या करेंगे, राज्यों के मामलों का निराकरण या उस पर बातचीत करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। 349 तक हमने देखा है, 350 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 350 क्या कहता है, आर्टिकल 350 क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 350 अनुच्छेद 350 इसके अंदर की अगर बात करें तो आर्टिकल 350 कहता है शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा। तो प्रयुक्त भाषा का जो प्रावधान है वो किस में किया गया है, आर्टिकल 350 में किया गया है, शिकायत निवारण संबंधी। अनुच्छेद 50 का एक है, 350 का ए, जिसमें क्या कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें कहा गया प्राथमिक स्तर पर जो भाषा होगी
प्राथमिक स्तर, यानी जब हम स्कूल जाते हैं तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा हमारे पास में आएगी उसे कहेंगे मातृत्व भाषा, यानी हमारी जो मातृभाषा होगा उसी में हम लोग प्राथमिक स्तर की शिक्षा लेने का काम करेंगे। आर्टिकल 350 का बी भी कहता है, 350 का बी या क कहिए ख कहिए, 350 का ए और 350 का बी ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, वो भी किससे संबंधित, भाषा से संबंधित। तो अल्पसंख्यकों के लिए भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान कहाँ रखा गया, आर्टिकल 350 में। और आर्टिकल 351 क्या कहता है, आर्टिकल 351 ये कहता है कि हिंदी शब्दकोश का भंडार, हिंदी शब्दकोश का भंडार, या कह सकते हैं हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रावधान। तो हिंदी भाषा से संबंधित विकास करना, हिंदी भाषा के शब्दकोशों को बढ़ाना, ये किस में रखा गया है, आर्टिकल 351 में रखा गया। तो हमने देखा इस क्लास में कि अनुच्छेद 343 से 351 तक की अंदर आर्टिकलों के अंदर कौन कौन से विशेष प्रावधानों की चर्चा है। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची की चर्चा अगर हम लोग करें, अनुसूची अनुसूची में मूलतः हम जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची क्या दर्शाती है, भाषा से संबंधित, यानी भारत में आधिकारिक तौर पर 22 भाषाओं को दर्जा मिला है जो राजभाषा के तौर पर जाने जाते हैं। इन 22 भाषाओं को हम लोग देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 की बात करें तो अनुसूची 8 में भाषा का प्रावधान, और वर्तमान में अगर पूछे वर्तमान में हमारे पास कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में हमारे पास 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर पूछे मूल संविधान के अनुसूची 8 में, मूल संविधान के अनुसूची 8 में सिर्फ कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। इसमें 15वीं भाषा, 16वीं भाषा, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21 और 22वीं भाषा बाद में जोड़ा गया, तो 14 और बाद में कितने बन गए, जुड़ते जुड़ते 22। तो सबसे पहले इन 14 भाषाओं को देख लेते हैं कि इन 14 भाषाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले नंबर पे मलयालम, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, असमिया नहीं, ये कन्नड़ हो गया, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 और है पंजाबी। संस्कृत के बाद असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। देखिए 14 हो गए होंगे। तो मूलतः अगर हम लोग भाषा के प्रावधान में जाएं, अनुसूची 8 में जाएं, तो मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। इन 14 भाषाओं को देख लीजिए, 1 2 असमिया, बंगाली, गुजराती 3, हिंदी 4, कन्नड़ 5, कश्मीरी 6, मलयालम 7, मराठी 8, ओडिया 9, पंजाबी 10, संस्कृत 11, तमिल 12, तेलुगु 13 और
उर्दू क्या हो जाएगा 14 नंबर पे। आइए देखते हैं कि अब तो वर्तमान में हमारे पास 22 भाषाएं हैं, तो 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? तो 15वीं भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा कब जोड़ा गया भैया? 15वीं भाषा के तौर पर 21वें संविधान यानी संविधान में संशोधन किया गया 1967 में, और सिंधी भाषा को क्या किया? 15वीं भाषा के तौर पर जोड़ा गया। अब देखते हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा कैसे जोड़ेगी। अगर 16वीं, 17वीं, 18वीं की बात करते हैं तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ट्रिक कर लीजिए, ट्रिक के तौर पर नमक याद रखिएगा कि नेपाली जो है, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 16वीं भाषा के तौर पर नेपाली, 17वीं भाषा के तौर पर मणिपुरी और 18वीं भाषा के तौर पर कोंकणी को जोड़ा गया। तो 15 हो गया, 16, 17, 18, अभी 22 है। तो आइए और देखते हैं कि 4 भाषाओं को और कब जोड़ा गया। तो और देखेंगे 4 भाषाओं को, तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान, इधर नहीं लिख, ऊपर देख लेते हैं इस तरफ कि नेक्स्ट 4 भाषाओं को कैसे जोड़ा गया। तो यहाँ लिख लेते हैं तीसरे नंबर पर 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा? 18 तक हमने देख लिया है, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा। तो 19वीं भाषा के तौर पर मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली। तो ये 4 भाषा जो है वो 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा? मैथिली 19वें नंबर की, डोंगरी 20वें नंबर की, बोडो 21वें नंबर की और संथाली 22वें नंबर की भाषा। तो टोटल भाषा हमारे पास में इस समय कितनी है? 22 भाषाओं का प्रावधान हमारी अनुसूची 8 के अंदर किया गया। अगर भाषा से संबंधित सवाल पूछे भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 से 351 तक, और 22 भाषाओं में 15वीं भाषा सिंधी, 16वीं भाषा है नेपाली, 17वीं है मणिपुर, 18वीं है कोंकणी, और इसके बाद में 19वीं भाषा मैथिली, फिर 20वीं भाषा है डोंगरी, 21वीं बोडो और 22वीं भाषा संथाली के तौर पर जाना जाता है। तो ये तो रहा हम लोगों का 8वीं अनुसूची की भाषा। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर कुछ शास्त्रीय भाषाओं का भी निराकरण किया गया है, उनको भी निर्धारित किया गया है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो आज वर्तमान में अगर देखें तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनको भी थोड़ा सा देखते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं क्या है। शास्त्रीय भाषाओं को अगर हम लोग देखें शास्त्रीय भाषाएं भी हमारे यहाँ पे हैं। हमारे यहाँ बहुत सवाल पूछा जाता है शास्त्रीय भाषाएं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। शास्त्रीय भाषा क्या है? तो शास्त्रीय भाषाओं में अगर पूछे तो शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में 6 हैं। अगर पूछा जाए शास्त्रीय भाषाओं की संख्या वर्तमान में 6, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 6 है। और शास्त्रीय भाषाओं को कब से निर्धारित किया गया? तो 2004 से शास्त्रीय भाषाओं के ऊपर गठन किया गया। ये कहा गया कि 2004 से नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषा बनाने का निर्णय, यानी शास्त्रीय भाषा बनाने का निर्णय कब से किया गया? तो बनाने का निर्णय कब ये दिमाग में आया कि हम भी शास्त्रीय भाषाओं का गठन करें? तो 2004 में ये हमारे अंदर आया कि हम शास्त्रीय भाषाओं का निर्माण करेंगे और उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देंगे। और 2006 में, अगर 2006 से पूछे तो 2006 में मानदंड
यानी जो दर्जा मिलेगा, किन भाषाओं को दर्जा देना है, उनके नियम और कानून 2006 में निर्धारित किए गए। और इन सब नियमों कानूनों के अनुसार हमारे पास वर्तमान में 6 है। तो 2004 में सबसे पहली अगर कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ शास्त्रीय भाषा और एक तरफ हमारा हो जाता है सन। तो अगर पूछे कि सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो तमिल भाषा को। तमिल भाषा को 2004 में क्या किया गया, सबसे पहले क्या किया गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा किया गया। फिर 2006 में, 2004 और 2005 में, बोलो 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु भाषा को, 2008 में ही कन्नड़ भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा को और 2014 को ओडिया भाषा। आज ये उड़िया के नाम से जाना जाता है। तो 1 2 3 4 5 और ये रहा हमारा 6। तो ये 6 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। 2004, 5, 8, 8, 13 और 14, कुल मिलाकर 2019 तक अगर अब तक की सवाल करें तो अब तक में सिर्फ 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक होगा। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जोड़ें इस क्लास से, क्योंकि इस क्लास में फ्री हिंदी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगर आप जुड़ेंगे इससे तो हर एक टॉपिक पे, हिंदी के हर एक टॉपिक में आपको जितने भी सवाल बनते हैं वो धीरे धीरे क्लियर कराए जाएंगे। तो आप इस क्लास को शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।